नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पुरी में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 2500 साल में पहली बार निकाली भक्तों की निकली यात्रा। सिर्फ मंदिर के लोग बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना से बचाव की दवा। 100% रिकवरी रेट का दावा। कहा क्लिनिकल ट्रायल में 7 दिन में 100% मरीज ठीक। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट। कार्यों के लिए 405 करोड़ का बजट मिला। अब दमखम दिखाने की बारी। और उत्तराखंड का लाल कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुआ शहीद। 8वीं गढ़वाल राइफल्स में थे तैनात। सीएम ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में बड़े कोरोना के केस सामने आए। नए 58 कोरोना संक्रमित। 2400 पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। उत्तराखंड पहुंचा मानसून। कई इलाकों में पड़ी पहली फुहार। भारी बारिश से यमुनोत्री हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे पुंछ सेक्टर में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हुए नायक सुरेंद्र सिंह नेगी की पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचाया गया। यहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद के पार्थिव शव पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। शहीद के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री कैंट रोड स्थित सेना परिसर में 8वीं गढ़वाल राइफल के जवान सुरेंद्र सिंह नेगी की पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेंढर सब डिवीजन में नियंत्रण रेखा पर मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के अग्रिम क्षेत्र बल्लोई में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नायक सुरेंद्र सिंह नेगी निवासी चमोली उत्तराखंड से उनकी मौत हो गई। और पूरे विश्व में कोरोना का अपना कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए जी जान से लगा हुआ है। वहीं योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दावा किया है कि कोरोना को मात देने वाली आयुर्वेदिक दवा बन गई है, जिसको लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। दुनिया के कई देशों ने दावा किया है कि वो इसकी दवा बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कोरोना की दवा नहीं बना सके। अब योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी का दावा है कि उन्होंने इसकी दवा तैयार कर ली है। पतंजलि का दावा है कि कोरोना वायरस को मात देने वाली ये दवाएं आयुर्वेदिक हैं। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि पतंजलि ने आयुर्वेद की मदद से कोरोना वायरस को मात देने वाली दवा बना ली है। बालकृष्ण ने दावा किया है कि दवा का ट्रायल 100 लोगों के ऊपर किया गया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दवा का नाम कोरोनिल दिया है। कोरोनिल दवा तुलसी और अश्वगंधा और गिलोय से मिलकर बनाई गई है। बाबा रामदेव का कहना है कि इस दवा का प्रयोग करने से 69% लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोनिल का प्रयोग करने में 3 से 7 दिनों के अंदर 100% लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी भी की है। इसके तहत हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवरी हुई और एक भी मौत नहीं हुई। दालचीनी और लौंग, ये सब तो तुलसी, पीपली, सौंठ और ये मुलैठी, ये तो सबको पता ही था। हमने गिलोय, तुलसी मिर्च, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी और इसका मुलैठी का काढ़ा तो पूरे देश को पता है। लोगों ने अपने घरों में पिया और उससे भी हजारों लोग नेगेटिव है अपने घरों में प्रयोग करके। लेकिन एक क्लिनिकली टेस्टेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अपने आप में बनाना एक बहुत चुनौती भरा उत्तरदायित्व था। पतंजलि के अनुसार अश्वगंधा से कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को शरीर के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से नहीं मिलने देता है, यानी कोरोना इंसानी शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वहीं गिलोय कोरोना को संक्रमण से रोकता है। तुलसी कोविड-19 के आरएनए पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से रोकती है।
आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के इलाज के लिए मुख्य रूप से 3 दवाएं सिप्रीमी, फेविफ्लू और कोबी-4 इस्तेमाल हो रही है। सिप्रीमी और कोबी-4 एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के जेनरिक वर्जन है। फेविफ्लू टैबलेट असल में इन्फ्लुएंजा की दवा फेविपायरफायर का जेनरिक रूप है। इन तीनों को हाल ही में अप्रूवल मिला है। अब ये देखना होगा कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट को सरकार की तरफ से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली व हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डवराल व अन्य के द्वारा दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु दुलिया व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, जब तक बोर्ड की सभी परीक्षाएं पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक दिन सैनिटाइज किया जाए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदेश के जिन ग्राम प्रधानों को वायरस से लड़ने के लिए फंड अभी तक नहीं दिया गया है, उनको 13 जुलाई तक फंड उपलब्ध कराया जाए। आज न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेशित किया है कि जब तक बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी तब तक बोर्ड परीक्षा के दिनों में भी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराना होगा, क्योंकि वहाँ पूर्व में क्वारंटाइन सेंटर थे। और साथ ही ये भी आदेशित किया है कि जिन जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि ग्राम प्रधानों को अभी तक फंड प्राप्त नहीं हुआ है क्वारंटाइन सेंटर्स के मेंटेनेंस के लिए, वो फंड भी अगली तारीख से पहले उनको उपलब्ध कराया जाए। और राज्य सरकार द्वारा शपथ पत्र फाइल किया गया था कि अधिकांश ग्राम प्रधानों को फंड अवेलेबल करा दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को। और आइए अब एक नजर डालते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों पर। उत्तराखंड में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट की जारी। 103 और नए मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की हुई पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2505। प्रदेश में अभी तक 1541 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में मौजूदा कोरोना संक्रमितों के 920 केस एक्टिव हैं। अभी तक 29 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी तक 49,478 सैंपल की रिपोर्ट ली जा चुकी है। 3,883 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यूएस नगर 26, पौड़ी में 20, देहरादून में 14, टेहरी में 12, अल्मोड़ा में 11, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 6, बागेश्वर में 4 और चंपावत में 1। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले में आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए 3 माह में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जांच के लिए उत्तराखंड आने पर सीमा पर ही पीड़िता को राज्य सरकार पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई। धर्मपत्नी श्रीमती शैलबाला पांड्या एवं उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की गई थी उसको आज माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश माननीय श्री आरसी खुलबे द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। और मेरे सभी तर्कों को सुना गया और सरकारी वकील के भी सभी तर्कों को सुना गया और उसके बाद जो निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है। केदारनाथ की तर्ज पर अब बद्रीनाथ भी आने वाले समय में हाईटेक होने जा रहा है। सरकार ने मॉडल तैयार कर लिया है। जल्द केंद्र से अनुमति मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि पर्यटन विभाग ने पहली बार बद्रीनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। इसमें बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को ठंड से बचने का इंतजाम, ठहरने और बैठने के साथ बद्री ताल नेत्र ताल का सौंदर्यीकरण, पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मास्टर प्लान में परिसर में खुली जगह मिलेगी। अभी तक प्रवेश द्वार पर जगह कम होने से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती थी।
और प्रदेश में बढ़ते कोरोना काल के बीच जनता के ऊपर दोहरी मार पेट्रोल और डीजल को लेकर पड़ रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार बलिया सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव को बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के लिए ज्ञापन सौंपा है और साथ ही केंद्र सरकार से भी अभी कोरोना काल के बीच इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों पर बढ़ोतरी न करने की अपील की। वही राम कुमार बालिया का कहना है कि इस समय दोहरी मार आम जनता के ऊपर पड़ रही है और अगर सरकार इस समय इस तरह दामों में बढ़ोतरी करेगी तो जनता के लिए परेशानी पैदा होगी। आज हिंदुस्तान में पहली बार पेट्रोल के डीजल के दाम लगभग बराबर हो गए। इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार की गलत नीति है। विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स जो है भारत सरकार ने लगा दिया है। देखिए, आज हमारी प्रमुख मांगे यही थी, जो डीजल और पेट्रोल में केंद्र सरकार ने मूल्य वृद्धि करी है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डीजल और पेट्रोल के रेट बराबरी पर आ गए हैं। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है और इसका सारा जो दारोमदार है वो भाजपा सरकार के ऊपर जाता है, क्योंकि भाजपा सरकार जब से आई है तब से सबसे ज़्यादा जो ये टैक्स वसूल रही है ये डीजल पेट्रोल में ही वसूल रही है। उधर देहरादून रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमित यात्रियों से बचाया जा सके, इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर से स्टेशन परिसर में ही आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग जांच के दौरान जिस भी यात्री के शरीर का तापमान निर्धारित मानक से अधिक पाया जाता है तो उसे तत्काल अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में आइसोलेशन रूम में भेज दिया जाता है। आपको बता दें, आइसोलेशन रूम में उस व्यक्ति को, इंसान को भेज दिया जाता है जहां से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी देकर उसकी जांच कराई जाएगी। खटीमा कोचिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर को खोले जाने की मांग को लेकर अपने अपने घरों पर सामूहिक उपवास रखा। कोचिंग सेंटर मालिकों का कहना था कि जब होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और सभी दुकानें खोलने की तर्ज पर कोचिंग और कंप्यूटर संस्थान भी खुलने चाहिए। संस्थान सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करने को तैयार हैं। सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़े वो हम सब के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, कोचिंग और कंप्यूटर संस्थान की तुलना स्कूल से नहीं होनी चाहिए। इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे बड़े व समझदार हैं। जब नियमों का पालन करते हुए उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई की परीक्षा कराई जा सकती है, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, उसी तरह कोचिंग को खोला जाना ही गलत नहीं होगा। कोचिंग का किराया हजारों रुपए बढ़ चुका है, बंदी के चलते वो भी नहीं दे सकते, इसे हमें माफ कर दिया जाए। कोचिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में अपने अपने घरों पे जो है हमने सामूहिक उपवास रखा है और हमारी सरकार से ये मांग है कि पूरे उत्तराखंड में जो है कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किए जाए। जब सरकार होटल चला सकती है, बड़े बड़े मॉल चल सकते हैं, तो हमारी कोचिंग क्यों नहीं चल सकती? हमारी कोचिंग में जो है बड़े बड़े स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम सोशल डिस्टेंस का पालन जो है पूरी तरीके से जो है करने के लिए जो है तैयार हैं। हम सरकार के नियमों का पूरा तरीके से जो सरकार कह रही है हम उस नियम का पालन करेंगे। हम अपने स्टूडेंट को, अपनी फैकल्टी को मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। 3 महीने से जो है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं। और खबर रुद्रपुर से है, जहां निजी अस्पताल की नर्स कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। साथ ही नर्स के संपर्क में आए लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। नर्स रुद्रपुर के घास मंडी की रहने वाली है और फुटेला अस्पताल में काम करती है। युवती की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग नर्स के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कार्य में जुट गया है। एक नर्स है जो फुटेला हॉस्पिटल में काम करती है, इसका सैंपल लिया गया था 16 तारीख को, तो इसकी रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव आई है। इसमें इसी के संबंध में फुटेला हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और जिसमें जितने भी व्यक्ति थे सभी को अभी अंदर ही रखने के आदेश हुए। जो भी नेक्स्ट आदेश होगा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। भाजयुमो के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश विश्वास को पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुकदमे के बाद 30 मई से आरोपी फरार चल रहा था, जबकि उसे बीजेपी ने पद्म मुक्त कर दिया था। ट्रांजिट कैंप थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। सोमवार देर रात उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उधर ऊधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा धर्मस्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराकर न्यायालय में जवाब दाखिल करना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अतिक्रमण अधूरा ही हट पाया था। लॉकडाउन के बाद स्थानीय प्रशासन ने सख्ती करते हुए अधूरा पड़े अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी देते हुए इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। गुरुद्वारे में आए हैं तो नीचे इनके द्वारा जो है पिलर बना दिए गए हैं और ऊपर पिलर बनाने का काम चल रहा है। पिलर बनने के ऊपर जो है उसको तोड़ दिया जाएगा। इसमें इनके द्वारा जो है 4-5 दिन का टाइम लिया गया। तो 4-5 दिन बाद अतिक्रमण अभियान चला जाएगा। जी जी जी। तो कितने फीट लिया जा रहा है? ये करीब 10 फीट के करीब। और पहाड़ों पर जंगल एक बार फिर से जलने लगे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर जनपद के बैजनाथ वन रेंज के भेटा जंगल में भीषण आग लगी है। जंगल में आग लगातार फैल रही है, जिससे जंगली जानवरों के साथ वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें, मगर वन विभाग का कोई भी अधिकारी आग बुझाने नहीं पहुंचा है। इस बार प्रदेश में फायर सीजन के दौरान हुई बरसात के जंगलों में आग की घटनाएं कम हुई हैं, वहीं इसके बावजूद वन महकमा निष्क्रिय बना हुआ है। आग भयावह रूप ले चुकी है। इस पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो ये आग बेटा गांव के और करीब पहुंच सकती है। वहीं इस बार प्रदेश में फायर सीजन के दौरान हुई बरसात के चलते जंगलों में आग की घटनाएं कम होने के चलते लोगों को राहत मिली है। अभी सूचना हमें तो नहीं मिली थी, तो अभी सूचना जो घटना चल रहा है वो सरपंच को भी बताते हैं और लगभग ये अभी शुरुआत हो ही रही इसकी, तो अभी स्टाफ आ गया तो फिर इसको देखते हैं कैसे लगी क्या लगी, क्योंकि फायर सीजन तो समाप्त हो गया, बारिश का सीजन है, तो 1-2 दिन बारिश न होने की वजह से ये घटना हुई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन? के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात बाजपुर की करेंगे। बाजपुर में एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक वाहनों और अवैध खनन में लिप्त एक स्टोन क्रेशर को सीज किया। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पिछले लंबे समय से प्रशासन को बाजपुर की कोसी नदी में अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके चलते एसडीएम एपी वाजपेयी ने राजस्व और पुलिस विभाग के साथ औचक छापेमारी की। प्रशासन की टीम को देखते ही खनन माफिया भागने लगे। प्रशासनिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए 1 दर्जन से अधिक अवैध खनन से भरे वाहनों को पकड़ लिया और अवैध खनन में लिप्त स्टोन क्रैशर को भी सील कर दिया। जिसके बाद अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एसडीएम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। जैसा कि 15 जून को हमारा जो राजस्व क्षेत्र में है उसमें खनन की जो क्रियाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी वन निगम की नदी चल रही है, लेकिन कई क्षेत्रों से अवैध खनन की अभी भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो उसके रिगार्डिंग हमने 2 टीमें रात में लगाई गई हैं जो लगातार मूवमेंट करती हैं। कल हमें फिर सूचना मिली थी, रात में 8 वाहन इसमें सीज हुए हैं और तड़के 4 बजे के आसपास 6 वाहन एक क्रेशर पर उनके द्वारा आरबीएम वहाँ उतारा जा रहा था, तो उनको वहाँ सीज किया गया है। और साथ ही साथ जो क्रेशर है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए क्रेशर को भी सीज कर उसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। उधर रुद्रपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच द्वारा मास्क वितरण किया गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद बंगाली एकता मंच विभिन्न क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा है। इस कड़ी में मंच द्वारा जागरूकता अभियान के तहत मास्क सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है। बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास ने बताया कि एकता मंच के कार्यकर्ता मन धन से आम जनता की सेवा कर रहे हैं। हर जाति विशेष को, हर वर्ग को मास्क दिया गया और जिससे कि घर पे। उधर सितारगंज में पत्नी को फोन पर तलाक देने का मामला संज्ञान में आया है। हालांकि पुलिस ने पत्नी की तहरीर के आधार पर पति को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसआई बच्ची सिंह आपको बता दें विष्ट ने बताया कि कंचनपुरी तपेड़ा निवासी शाहिद शाह का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इससे पहले पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवाया था। अब पति शाहिद शाह द्वारा मोबाइल फोन पर 3 तलाक दे दिया गया, जिसकी वीडियो सीडी बनाकर पुलिस को दे दी गई थी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पति शाहिद शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पारिवारिक विवाद था। पहले भी महिला वादिनी द्वारा जो है अपने पति के खिलाफ जो है शाहिद शाह पति हैं इनके विरुद्ध जो है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखाया गया था। और अभी फिर इन्होंने शिकायत की कि उनके पति शाहिद द्वारा जो है उनको मोबाइल पर 3 तलाक दिया गया है। उसके द्वारा वीडियो सीडी भी बनाकर दी गई है। तो उनको जो है कल शाम को गिरफ्तार कर आज जो है न्यायालय में पेश किया गया। और लॉकडाउन के बाद से गाड़ियों से संबंधित बंद पड़े कार्य अब हो सकेंगे। देहरादून का आरटीओ कार्यालय खोल दिया गया है। आरटीओ दफ्तर जाने से पहले आपको फोन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक दिन में 20 ही रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे ताकि ज्यादा भीड़ जमा ना हो सके। वहीं आरटीओ देहरादून ने लोगों से अपील भी की है कि आरटीओ कार्यालय में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश ना करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे कार्यालय में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज हमारा प्रथम दिवस था जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करना था और रजिस्ट्रेशन दूरभाष संख्या लैंडलाइन नंबर पे किया जाना था। तकनीकी कारणों की वजह से वो हमारा दूरभाष जो संख्या था वो खराब हो गया, लेकिन इसी बीच 11, 20 या 32 के आसपास हमारा लैंडलाइन फोन सही हो गया। और जो लोगों का हमने मैनुअली रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों को हमको उनको बताकर अवगत कराकर कि अब लैंडलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं, आप लैंडलाइन से करवाइए।
और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज संघ और भाजपा से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं, जिसके चलते आज डोईवाला में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों को याद कर उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। नगर भाजपा मंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। साथ ही नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल के साथ तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। उनका एक सिद्धांत था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं हो सकते। और हमें खुशी है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई है और ये उनके सपनों का एक तरह से उनके सपनों। और पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों में संघर्ष में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसको लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है और हर कोई अब चीन सामान का बहिष्कार कर चीन को सबक सिखाने के लिए लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला विधानसभा में सैनिक संगठन न्याय पंचायत रानी पोखरी द्वारा वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शहादत को नमन किया गया। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।